पिछले दिन के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग कुटज पढ़ रहे थे। कुटज निबंध की व्याख्या और हम लोग 66 पेज नंबर का सेकंड पैरा तक पहुँचे थे। आज हम लोग शुरू करेंगे, स्मृतियों से पढ़ना शुरू करेंगे। तो पढ़ते हैं। स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा, सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है। नाम में क्या रखा है? What's there in a name? नाम की ज़रूरत ही तो 100 दिए जा सकते हैं। सुष्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मदोद्धता, विजितापता, अलकवांतसा, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुतोभय, गिरिगौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती ढकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद। पर मन नहीं मानता। यहाँ लेखक कहते हैं कि नाम में रखा क्या है। नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है, स्त्री व्यंजक भी, पुरुष व्यंजक भी। जैसे उन्होंने कुछ नामों का यहाँ उल्लेख किया है, कुछ स्त्री व्यंजक नामों का भी उल्लेख किया है, कुछ पुरुष व्यंजक नामों का भी उल्लेख किया है। लेकिन वे कहते हैं कि लेकिन मन नहीं मानता। आगे वे लिखते हैं कि नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है और नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृति, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। यहाँ लेखक नाम के बारे में उनके मन में ये ख्याल आते हैं, वे ये समझाना चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित नाम होता है। बिना समाज की स्वीकृति के नाम प्रचलित नहीं हो सकता। वस्तु का रूप व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। व्यक्ति उसे अपने तक सीमित करके भी काम चला सकता है, परंतु नाम की सत्यता का आधार तो समाज है। समाज उसे जिस नाम से पुकारता है वही व्यक्ति को भी अपनाना होगा। नामहीन व्यक्ति या वस्तु का भाषा में व्यवहार संभव नहीं है और भाषा ही सामाजिकता का सबसे प्रमुख आधार है। वस्तु के लिए समाज द्वारा स्वीकृति पद ही नाम है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सोशल सेक्शन। इसलिए लेखक अपने सामने खड़े वृक्ष का परंपरागत नाम जानना चाहता है, यानी जो कुटज का पौधा वो देख रहे हैं, इसीलिए उसके नाम के लिए वो परेशान हैं। वह ऐसा नाम जानना चाहते हैं जो समाज में प्रचलित है, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, जिसे पूरा समाज अपने मन में स्वीकारा है। आगे के पैरा में है, इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में मनोरथना मंगितना विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज हो, विरुद्ध तो निसंदेह कुटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कुटज है। यहाँ पे वे कुटज के नाम को फिर तब कहते हैं कि कुटज ये बहुत प्राचीन काल से ही ये नाम चला आ रहा है। कुटज संस्कृत साहित्य में कुटज शब्द मिलता है और निस्संदेह ये कुटज ही होगा, वो कहते हैं। और आगे वे एक और घटना का उल्लेख करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं पहले। मनोहर कुसुमस्तवों को से झबराया उल्लास लोल
चारुस्मित कुटज जी भर आया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताज़े कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। यहाँ पे वे एक घटना का उल्लेख करते हैं जब यक्ष, उनकी एक रचना है कालिदास जी की जिसमें यक्ष जब श्रापित होके उन्हें रामगिरी पर्वत पर भेज दिया जाता है और उन्हें बादलों की अभ्यर्थना करनी पड़ती है, तब उन्हें और कोई पुष्प नहीं मिलते। तब उन्हें सहारा किसका मिलता है? बस कुटज मिलते हैं। तो कुटज के पुष्पों से वे अंजलि दे के मेघ की अभ्यर्थना करते हैं। वे आगे कहते हैं, चंपक नहीं, वकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। यानी ये सारे फूलों के नाम हैं कि वहाँ न चंपक था, न वकुल था, न नीलोत्पल था, न मल्लिका, न अरविंद, वहाँ बस कुटज के फूल थे। और यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फ़र्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी शापे नास्तंगमित महिमा, यानी जिसके शाप से जिनकी महिमा अंत हो गई हो, होकर रामगिरी पहुँचे थे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। यहाँ लेखक कहते हैं कि यक्ष तो बहाना मात्र है, मतलब उनकी जो रचना थी उसका जो जिसका उन्होंने उल्लेख भी किया कि यक्ष जब रामगिरी पर्वत पे पहुँचे थे तब उन्हें कुटज के फूलों से अर्घ्य दे के अभ्यर्थना करनी पड़ी थी। लेकिन लेखक का यहाँ थोड़ा संदेह है कि वो यक्ष तो बहाना मात्र है, शायद ये जो वो कह रहे हैं ये सारे कालिदास की ही मन की भावनाएं हैं जो वो यक्ष के नाम से कह रहे हैं। उनका ये मानना है कि ज़रूर वहाँ पे कालिदास ही श्रापित होकर रामगिरी पर्वत पहुँचे रहे होंगे, उन्होंने खुद ही कुटज पुष्प का अर्घ देकर मेघों की अभ्यर्थना की होगी। शिवालिक की इस अंत्युच्च पर्वत श्रृंखलाओं की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल हैं यह, धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक पहुँची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफ़ेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है। यहाँ आगे वो कुटज के फूल को कहते हैं बड़भागी फूल हैं यह, धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथी हो। यहाँ कुटज को गाढ़े का साथी किस लिए कहा गया है? क्योंकि जिस वक्त की का उल्लेख लेखक कर रहे हैं कालिदास की रचना का, उस वक्त यक्ष को और कोई फूल नहीं मिला था, बस कुटज का सहारा मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना कर पाई थी। इसीलिए उन्होंने कहा है कुटज को तुम गाढ़े के साथी हो। गाढ़े के साथी यानी मतलब मुश्किल में किसी के काम आना। तो उस मुश्किल के समय जिस वक्त उनको और कोई पुष्प नहीं मिल रहा था, केवल कुटज के फूल मिले थे, इसीलिए वे कहते हैं उसे तुम गाढ़े के साथी हो। और बड़भागी फूल है क्योंकि उनके उस दुखी मन जब था, तब ये जो सुंदरता कुटज की फूलों से जो प्रकृति की सुंदरता बढ़ गई थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था। जब उनके मन को कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा था वो सब देख के, तो इसीलिए कहते हैं कि बड़भागी फूल है यह, धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथी हो। फिर वो आगे एक प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफ़ेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं।
यानी जो पर्वत श्रृंखला है वो काली दिख रही है, और उसके आसपास जो छोटे छोटे बादल के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं उन्हें वे बादल के बच्चे नाम से संबोधित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उनकी भी इच्छा हो रही है कि उन बादलों को वो पुष्पों को अर्घ चढ़ा दें, लेकिन फिर कहते हैं लेकिन किस लिए, और लेकिन चढ़ा भी देते तो बुरा क्या था। फिर आगे वे लिखते हैं, कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं, जो कालिदास के काम आया हो। उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी, मिली कम है, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। रहीम दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है और छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मनस्थिति में उन्होंने विचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया, वे रहीम अब बिरछ कहाँ, जिनकर छाह गंभीर, बागन बीच बीच देखियत, सेहुड़ कुटज करीर। यहाँ लेखक ने रहीम दास जी की इस रचना के बारे में उल्लेख किया है और ये बातें कही हैं, क्योंकि ये जो रचना है रहीम दास जी की, ये कुटज को बहुत निम्न कोटि का दिखाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि कुटज जो लोगों के इतना काम आए, उसे तो ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कम है। वे कहते हैं कालिदास के इस बुरे समय में भी वो काम आया, लेकिन उसे इज्जत बहुत कम मिली। वे कहते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है। वे कहते हैं कि जैसे समाज आम खा लेता है, लेकिन उसके गुठली और छिलके फेंक देता है, इसी तरह बहुत लोगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। लोगों का जब किसी से मतलब निकल जाता है तो लोग उसे छोड़ देते हैं। वे इसी बात के लिए रहीम का उल्लेख करते हैं कि रहीम दास जी भी थे तो बहुत बड़े कवि। उन्हें भी कुछ राजाओं ने अपने दरबार में, बादशाहों ने उनको बड़े आदर से अपने दरबार में बुलाया। कुछ रचनाएं उन्होंने जब की और करने के बाद जब उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया, तो वे कहते हैं कि वे भले रहीम को निकाल देते हैं, लेकिन इससे उनकी कद्र कम तो नहीं हो जाती, उनका मोल घट तो नहीं जाता, क्योंकि जिसमें जो काबिलियत है किसी के नकारने से वह ख़त्म नहीं होती है। तो उसी प्रकार वे कहते हैं कि बड़े बड़े लोग भी कभी कभी ये गलतियां कर दिया करते हैं, जैसे कि रहीम के साथ हुआ, बादशाहों ने किया, उसी प्रकार रहीम ने कुटज के साथ के लिए भी जो एक छोटी सी रचना कर दी है, उसी बात पे लेखक कहना चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा जो व्यवहार हुआ, शायद उस वक्त उनकी मनस्थिति अच्छी नहीं थी, इसी वजह से शायद उन्होंने कुटज के बारे में ऐसी रचना कही कि वे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने भी पढ़ा कि वे रहीम अब बिरछ कहाँ, जिनकर छाह गंभीर, मतलब अब वे घने पेड़ कहाँ रहे जिनकी छाया बहुत गंभीर होती है। अब तो बागों में बस थोड़े थोड़े सेहुड़ कुटज, कटीले कुटज ही दिखते हैं। गोया कुटज अदना सा बिरछ हो, छाया छाह ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरकूट बिहारी कुटज का क्या तुक है। आगे वे कहते हैं कि कुटज को एक अदना सा बोला गया है, जो कि
तो क्या छां ही सबसे बड़ी बात होती है? मतलब छाया देना ही क्या सबसे बड़ी बात होती है? फूल कुछ भी नहीं होते। फूल भी तो सुंदर लगते हैं, पूजा के काम आते हैं। फूलों का भी अपना सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी वे कहते हैं कि कभी कभी कवियों का मूड ख़राब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। और कुटज भी इसी तरीके के किसी समय का शिकार हुआ है, लेखक का कहना है। आगे का पैराग्राफ है, कुटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ हो। तो इस यहाँ पे अब नाम के कई अर्थ दिए गए हैं कि जैसे कि कूट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबद्ध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में काम काज करने वाली दासी कुटकारिका और कुटहारिका कही ही जा सकती है। एक ज़रा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जाती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है। अगस्त मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? यहाँ लेखक कहते हैं, अपनी एक शंका जाहिर करते हैं, क्या अगस्त मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? क्योंकि उन्हें भी कुटज कहा जाता है, यानी खड़े से उत्पन्न। तो और नारद जी भी एक दासी के पुत्र, दोनों जिनको इसीलिए वे कहते हैं। तो क्या अगस्त मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे? घड़े से पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है, न मुनि कुटज के सिलसिले में और न फूल कुटज के। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारोत्तेजक अवश्य है, कहाँ से आया? वे लेखक अभी भी कुटज के नाम के पीछे पड़े हुए हैं और वे जानना चाहते हैं कि ये कुटज शब्द आया कहाँ से। आगे वे कहते हैं, मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो परंतु उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटज रूप भी। मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है, तो यह शब्द किस जाति का है? यानी कुटज और कुटच संस्कृत में दोनों भाषा हैं। वे कहते हैं, पहले उन्हें संदेह होता है कि ये आर्य भाषा का शब्द है भी कि नहीं, लेकिन जब संस्कृत में उन्हें ये दो शब्द मिलते हैं, कुटज और कुटच, तो वे कहते हैं कि तो ये अगर संस्कृत शब्द में है तो ये आर्य जाति का तो जान पड़ता है। आगे वे कहते हैं कि तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में, सिल्वा लेवी एक भाषा शास्त्री थे, उनका एक बयान है जो लेखक आगे कह रहे हैं कि सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागबानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह वहीं का तो नहीं है। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप मिले हुए थे। फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञान पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल हैं।
शुरू शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इन्हें आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग के विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी की भाषा हैं। कमल, कुंडलम, कंबु, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधे, खेतों के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी तो क्या आश्चर्य। वे कहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में के ही माने जाते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कमल, कुंडलम, कंबु, कंबल, तांबुल, ये सारे शब्द भी वे कहते हैं कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में के ही भाग में रखे जाते हैं। वे कहते हैं कुटज भी अगर उन्हीं में से हो तो क्या आश्चर्य है। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। छूत मतलब कोई कभी भेदभाव नहीं किया। संस्कृत भाषा ने किसी भी शब्दों के संग्रह से कभी भेदभाव नहीं किया। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं। मतलब अलग अलग नस्लों के शब्द भी, भाषाओं के शब्द भी आके संस्कृत में अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है और इसीलिए संस्कृत को सर्वग्रासी भाषा भी कहता है, जो सबको जगह दे, सबको अपने अंदर समा ले। तो ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, आगे लेखक लिखते हैं निबंध में कि ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए। मगर कुटज है कि संस्कृति की निरंतर स्वीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा ही है, और रूप की तो बात ही क्या है। वे आगे कुटज के बारे में ही कहते हैं कि ये अपनी अपराजेय, मतलब जिसको पराजय नहीं किया जा सकता, ऐसी जीवन शक्ति की घोषणा हर जगह कर रहा है और दिख भी रहा है। और केवल अपने गुणों से ही नहीं, अपने नाम से भी। ये नाम भी कितना पुराना है, कहाँ से आया है, वे उसकी छानबीन कर रहे हैं लेखक, लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं। और वैसे ही वे कहते हैं वो गुणों से भी वैसे ही अपराजेय है, उसी तरह नाम से भी। आगे वे लिखते हैं कि बलिहारी है इस मादक शोभा की, चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींच कर सरस बना हुआ है, और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरिकांतर में भी ऐसा मस्त बना हुआ है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली ज़मीन का मैदान, कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की ऊबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी निरस कठोर। यही आसन मारकर बैठे हैं मेरे चीर परिचित दोस्त कुटज। यहाँ इस लाइन की व्याख्या हम लोग समझते हैं कि बलिहारी है इस मादक शोभा की। यहाँ कहते हैं कि यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में। यहाँ पे
वे जो वहाँ का वातावरण है पर्वतीय क्षेत्र का, उसकी ये व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि, और सबसे पहले कहते हैं कि मादक शोभा के वे कायल हैं पुष्प के, और आगे कहते हैं कि कुटज की मस्ती भरी सुंदरता पर मुग्ध और बलिहारी हैं वे। चारों ओर झुलसाती हुई गर्म लू यानी जो गर्म हवा चलती है, गर्म लू ऐसी लगती है जैसे क्रोधित यमराज की श्वास वायु हो। ऐसी विषम परिस्थिति में भी यह कुटज नामक वृक्ष हरा भरा लहलहा रहा है। दुष्ट का मन बड़ा कठोर होता है, उससे भी अधिक कठोर है वे पत्थर जिन्होंने अपने बीच जगह जगह पानी के स्रोतों को रोक रखा है। उस अज्ञात जल स्रोतों को भी कुटज की जड़ें खोज लेती हैं और उससे बलपूर्वक अपना भोजन ग्रहण करती हैं। इसलिए पत्थरों में रहते हुए भी इसकी हरियाली बनी रहती है। आगे वे कहते हैं कि मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी का अंतर, यानी वे कहते हैं कि मूर्ख का मस्तिष्क ज्ञान से शून्य होता है, यानी ज्ञान नहीं होता, मूर्खों को ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार पहाड़ी जंगल भी निर्जन होने के कारण शून्य है। फिर भी यह वृक्ष इतना मस्त है कि इसे देखकर लेखक को ईर्ष्या होती है। मतलब वहाँ कोई लोग, कोई जन, एकदम निर्जन होने के कारण तो वो एकदम शून्य है वो पहाड़ी जंगल, लेकिन वहाँ भी यह वृक्ष इतना मतलब लहलहा रहा है, हरा भरा है कि लेखक को उसे देख के ईर्ष्या होती है। कुटज वास्तव में दृढ़ जीवन शक्ति का स्वामी है। इसकी प्रसन्नता का स्रोत कहीं बाहर नहीं है। वे कहते हैं कि इसके प्राण तो अपने ही आनंद से प्रसन्न हैं। इसकी स्वयं की शक्ति ही इसकी जीवनी शक्ति को प्रेरित करती है। और आगे वे कहते हैं कि इसी हिमालय की हिम आच्छादित चोटियाँ हैं, यानी बर्फ़ से ढकी जो चोटियाँ हैं पहाड़ों की, लेखक को ऐसा महसूस होता है कि वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। और नीचे, उसके नीचे जो तरीय क्षेत्र हैं वहाँ पे पथरीली ज़मीन है, मैदान है, जहाँ कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएँ आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। यानी पर्वत नंदिनियाँ मतलब पर्वतों के बीच से जो नदियाँ बह रही हैं, वे वहीं कहीं अपना रास्ता खोज रही होंगी। चट्टानों की ऊबड़ खाबड़ जटाभूमि है, सूखी, निरस और कठोर। और वे कहते हैं कि और इन्हीं पर्वतीय शिवालिक क्षेत्रों में यहीं आसन मार कर बैठा है मेरे चीर परिचित दोस्त कुटज, क्योंकि उसी इलाके में ये कुटज पाए जाते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी का निबंध हम पढ़ेंगे।